अराउंड मेरे पास 10+ तो ऑफर्स ही होंगे। देखिए बात करते हैं, पैसा कितना दे रही है सबको जानना है। टीयर 1 में क्या है कि तुम्हारे पास कंपनीज आ जाती हैं, पर अब तुम्हें कंपनीज के पास जाना है, पर रिक्रूटर के पास हज़ारों में आ रहे हैं, तो तुम कैसे स्टैंड आउट करोगे? वो चीज़ें तुम्हें ढूंढनी है। अगर तुम ये बोलते हो ना, तो HR निकल के कल मैनेजर को फेस करता है और फिर मैनेजर उसको गाली देता है कि भाई ये बंदा चला जाएगा, तू क्या कर रहा है? तुमने पहले स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग सीखी, इफ एल्स फॉर लूप्स हो गए, ये सब सीखे, राइट? पर इसका सेकंड स्टेप क्या है? आज हमारे साथ हैं आदिश को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ। आदिश वॉज माय फ्रेंड इन अर्बन क्लैप और हमने साथ में काम किया वहाँ पे। अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला आदिश के बारे में ये कि TCS से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब मुझे पता था कि ठीक है टीयर 3 कॉलेज से आदिश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन TCS से स्टार्ट करके आज 1 करोड़ का पार करके इन्होंने पैकेज ले रखा है। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग जर्नी लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ विद दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ शिवम भी है, तो अपने बारे में बताओ आदिश की पहले कहाँ पर थे, किस कॉलेज से थे और आज कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? तो मेरा एक छोटा सा कॉलेज था, मतलब तुम्हारे की तरह NSIT वगैरह तो नहीं था, तुझे पता ही है। क्या नाम है? नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी नाम है अब करंटली, पहले ITM था। ITM से कुछ लोग क्या मतलब बार-बार नाम चेंज होते रहते हैं? सही में ऐसे ही चल रहा है। प्राइवेट है, गुड़गांव में है बल्कि। अच्छा। तो यहाँ से शुरू किया था। हमारे कॉलेज में कोई कंपनीज नहीं आती एज यूजुअल, कि कुछ भी नहीं, तुम्हें एप्टीट्यूड करना होता है बेसिकली। अगर तुम्हें जॉब लेनी है तो कोडिंग तो है ही नहीं दूर दूर तक। तो ऐसे ही मेरे को कॉम्पिटिटिव करते करते मेरे को TCS का एक कंपटीशन बचला, कोडविटा, राइट। तो उससे मेरा फर्स्ट पैकेज लगा था। तो वो मेरी शुरुआत थी कि अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट है। ये ऑन कैंपस था? ये ऑन कैंपस नहीं था। अच्छा, ये भी ऑफ कैंपस ही था? कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती थी तेरे? कॉलेज में RTDS, फिडेलिटी, ऑप्टम, HSBC, ये सब कंपनीज। अगर तुम किसी से पूछोगे ना टीयर 3 वाला, तो उनको पता होगी, नगैरो वगैरह ये सब आती थी। नगैरो तो अच्छी कंपनी है यार, नगैरो अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी। हाँ, पर वो मतलब इतना कुछ उस टाइम ऑफर नहीं करती थी इतना ज़्यादा, वो प्रॉब्लम्स थी। तो और वैसे भी अगर तुम्हारा एक भी ऑफर हो जाता ना, तो टीयर 3 में तो ऐसे बाहर कर देते थे कि हटाओ। राइट। ऐसा तो हमारे कॉलेज के अंदर भी है कि अगर आपकी अगर ड्रीम कंपनी के अंदर लग गई, यहाँ ड्रीम कुछ नहीं, आपकी लगी गए सेल्स में लगी गए। नहीं, ऐसा है हमारे में। और अभी कहाँ पर है? तो अभी सिब्रोस है, अमेरिकन स्टार्टअप है, अमेरिकन इंडियन स्टार्टअप। स्पेलिंग बोले तो? SIBROS। SIBROS क्या करती है कंपनी? तो ये कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर है, गाड़ियों के लिए बेसिकली सारा सॉफ्टवेयर। उनके लिए प्ले स्टोर और उनका प्ले कंसोल बना रही है ये। अच्छा। तो बेसिकली हर एक गाड़ी को स्मार्ट करने का इनका पर्पस है। इनकी ओरिजिनली टीम टेस्ला की ही है सारी। ओके ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। पैसा कितना दे रही है? सबको जानना है। तो ये इनका काफ़ी बढ़िया कंपोनेंट है। इनका एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर इनका 40-50 की रेंज में इनका वो होता है, बेस होता है, और बाकी ESOPs होते हैं इनके। ESOPs मतलब आपके एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन जो मिल रहे होते हैं वो बेसिकली, तो एम्प्लॉयज के लिए अलग से स्टॉक्स निकाल के लेके आते हैं। तो 1 करोड़ का पैकेज हम कह सकते हैं। सही है। तो यार जब स्टार्ट किया था कॉलेज में, जब स्टार्ट किया था तो 7 साल हो गए। उस टाइम पर सोचा था कि आज मैं इस जगह पर होऊंगा, या फिर अभी कैसा लगता है? हमारे कॉलेज में तो यार 5-6 को भी ना, 6 को भी उस टाइम ड्रीम पैकेज मान रहे थे लोग। तो काफी डिफरेंट है, कंपेरेबल नहीं है तो बिल्कुल भी। हाँ, मतलब उस टाइम तो यात्रा आ गई, कोई 6 का दे रहा है, कोई 7 का दे रहा है, वो भी ऐसा होता था कि बस बहुत हो गया, तो यही मिल जाए बस। आपने ऐसा क्या किया कि जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे, कोडिंग वगैरह? हाँ, मतलब क्या डिफरेंट किया तूने? मतलब हमारे जैसे कॉलेजेस में ना, मतलब कोडिंग का मेजर, मतलब कोडिंग से जॉब्स लगती ही नहीं है, तो कोई करता ही नहीं है फर्स्टली। लेकिन तू CS ब्रांच में था ना? लेकिन हाँ, पर CS में भी नहीं करते। आधे CS ब्रांच में भी कोडिंग नहीं करते। चलो ठीक तो है। मतलब अगर करते भी है ना, तो उनका कोई पर्पस ऐसा नहीं होता कि उनको कॉम्पिटिटिव या DS से कुछ करना है, या इस तरीके से नहीं होता। और वैसे भी अगर वो करते भी है ना, तो कोई एनकरेजमेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी ही नहीं आएगी, कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छे से अच्छे कोडर्स भी यूजुअली ऐसे ही रह जाते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त अच्छे कोडर्स भी थे, पर वो TCS में अभी भी काम कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, पर अभी भी वो स्टक हैं काफ़ी लोग। वो अच्छे कोडर हैं फिर भी TCS के अंदर स्टक हैं, तो ये कैसे? ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। पर यूजुअली ना ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट लेना काफ़ी डिफिकल्ट लगता है टीयर 3 के एक बच्चे को, क्योंकि उनको कोई क्लियर पाथ नहीं पता। कॉलेज में मैंने ऐसे ही फन में, मतलब क्योंकि पता तो था नहीं, तो ऐसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। हमें पता चला था कि एक वेबसाइट है, और वो भी ऐसे पता चली थी। एक दोस्त को ना एक ग्रीन कलर की वेबसाइट दिखी, हैकर सा लिखा हुआ था। हाँ, वो हैकर थी। तो वो सोच रहा कुछ हैकिंग किया है, तो आके देखा हॉस्टल में, कह रही कुछ क्वेश्चन से हैं।
हाँ, तो मैंने भी ऐसे किया था यार, मुझे भी आता है, मतलब कोडिंग का तो बिल्कुल भी पता नहीं था, कोडिंग का सी मेरे को भी आइडिया नहीं था, तो मैं भी यहाँ वहाँ जा रहा था कोडिंग वेबसाइट पर, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई बता नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, और हमने सिर्फ फन के लिए करी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था हमें कि जॉब लेके ये वो करेंगे, कुछ नहीं, हमें बस कि यार ये कुछ पढ़े हैं, देख ट्राई मारते हैं क्या है। राइट। हम बस नई फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहे थे, उसी के टाइम पे हमारी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हो गई, और फिर हमें कुदरती एक सीनियर का काफ़ी अच्छा पैकेज लगा हैकर रैंक में ही। अच्छा, तो हमें पता चला अच्छा इससे जॉब भी मिलती है क्या। ओ तो ये भी कर लेते हैं। सही है, सही है। तो वहाँ से ही कोडिंग का अपना वो पैशन स्टार्ट हो गया था, कोडिंग को लेके थोड़ी सी हलचल दिमाग में स्टार्ट हो गई थी। मेनली डेवलपमेंट या ऐसी ऐसी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था कि IoT ट्राई कर रहा हूँ यार, फिर मतलब अलग अलग फील्ड्स ट्राई कर रहा था मैं। Right. तब मेरे को पता चला कि अच्छा एक ये फील्ड जो मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, जो मेरे को अच्छी लग भी रही है थोड़ी थोड़ी, उससे जॉब मिलती है, इससे जॉब भी मिलती है। ये चीजें अलाइन हो जाए एक बार तो मजा ही आ जाए। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे था कि जब कोडिंग पसंद आने लग गई थी, हाँ। मेरे को पहले से पता था कि हाँ कोडिंग से जॉब मिलने वाली है, ठीक है, लेकिन कोडिंग फिर पसंद भी आने लगी, मैं बोला यार फिर तो मस्त चीज़ होगी। फिर मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट में क्या क्या किया था, और डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो कोडिंग है इसका टाइम कैसे मैनेज किया यार, ये बहुत बड़ा इशू है यार। ये इशू हम बना लेते हैं होता नहीं है ये, हाँ, क्योंकि हमें ना लगता है कि डेवलपमेंट हमारे ना हमेशा बैक एंड ऑफ द माइंड में लगता रहता है कि ये डेवलपमेंट भी करनी है, Right. फिर उससे कोडिंग छूट जाएगी, कोडिंग करेंगे तो डेवलपमेंट छूट जाएगी। पर तूने भी कितनी चीज़ें ट्राई किया, तेरे को पता है, रिएक्ट कर या एंड्रॉइड किया, एक हफ्ता मुश्किल सा लगता है कि एक चीज़ के बारे में यूज टू होने में। Right. तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है तो मेरा हमेशा ये रहता था कि कोई भी चीज़ सीखो, 2-4 प्रोजेक्ट बनाओ उसमें और थोड़ा मूव ऑन करो। लर्निंग प्रोजेक्ट से होती है, मान लो अगर तू एंड्रॉइड सीख रहा है तो एक हफ्ता दे, थोड़ा बेसिक सीख और 1-2 प्रोजेक्ट बना, और फिर आगे तेरे को समझ में आ गया। Right. अब आगे तू सोच सकता है करना है नहीं करना। तो और प्रोग्रामिंग क्या है कि कम्पिटिटिव क्या है, ये तो कंटिन्यूसली तुम थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ कर लिया वहाँ कर लिया, कभी कंपटीशन दे दिया, तो ये कोई हिंडर नहीं कर रहा है एक दूसरे को। पर जिस तरीके से पेश करा जाता है ना कि अगर ये कर लोगे तो वो नहीं कर सकते, वो कर लोगे तो ये नहीं कर सकते। एकेडमिक्स भी तो तैयारी करनी है, एकेडमिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स की भी तैयारी करनी है, देन अपने इंटरव्यूज की भी तैयारी करनी है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बनाने, क्योंकि रेज्यूमे भी अच्छा करना है। तो चीजें बहुत सारी हो जाती है यार एक साथ करने के लिए। और उसके बाद कंपनीज भी नहीं आ रही तो फिर अप्लाई भी करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बनाना है। ये भी है। इसका ना एक प्रोसेस टाइप है कि एक ही दम ऐसे रैंडम अगर तुम करते रहोगे तो तुम, इस सारी प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि तुम अपनी नहीं सुन रहे, तुम सुन रहे हो कि लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए, अभी गिटहब प्रोफाइल चाहिए, अब तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो बेसिकली। तुम पूरी अपनी कॉलेज लाइफ ना रोबोट की तरह वर्क कर रहे हो कि अब मैं कम्पिटिटिव करता रहता हूँ क्योंकि जॉब मिलेगी। अभी 4 साल पढ़े हैं, अभी से तुम कम्पिटिटिव के पीछे ऐसे हाथ धो के पढ़ दियो। अभी अगर तुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो तू उसको एक बार ट्राई तो दे। पॉइंट ये कम्पिटिटिव के लिए हम कई बार इसलिए भी पुश करते हैं, ऐसा नहीं कि कम्पिटिटिव बेकार है या कुछ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पर ये कि उसको तुम्हें ट्राई करने में टाइम लगता है। जैसे जिम करते हो ना, तो एक ही दिन में किसी को भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि एफर्ट होता है इनिशियली। तो इसीलिए हम कहते हैं एक बार तुम जेन्युइन एफर्ट दो तो तुम्हें समझ में आएगा कि 1-2 महीना 3 महीना करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम बने भी हो कि नहीं। 2 दिन करोगे और फिर कहोगे कि आता नहीं यार, बेकार है सब कुछ, फिर तो सभी बेकार लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपके हिसाब से एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए किसी टियर 3 कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक के बच्चे कि फर्स्ट ईयर में इसको यही सब करना चाहिए, सेकंड में सब? एक ना मेरे को टॉपिक्स में कम बिलीव है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, मतलब हम ऐसा नहीं क्या कह सकते कि तुम एक ही दम अरे सारे 200 क्वेश्चन कर दो, 600 क्वेश्चन कर दो। मेरे को लगता है कि तुम्हें अपने लेवल के हिसाब से सीखना चाहिए कि तुमने पहले स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग सीखी, इफ एल्स फॉर लूप्स हो गए, ये सब सीखे, राइट। पर इसका सेकंड स्टेप क्या है? ये सेकंड स्टेप हम सब ने किया है, तेरे को भी पता है, तूने आउटपुट के क्वेश्चंस किए ना, तूने पैटर्न्स बनाने सीखे हैं। पर अब बच्चे क्या करते हैं, ये सारा स्किप मार देते हैं, वो सीधा आ जाते हैं DSA पे करेंगे। अगर तू बाइनरी सर्च समझ चुका है, तेरे को कोड देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तू ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तेरे को याद नहीं होगा, पर तू लिख तो सकता ही था। बिल्कुल। अब वो नहीं कर सकते, काफ़ी बच्चे अब वो नहीं कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि अगर तू अपना तुझे इफ एल्स फॉर लूप आ गए तो उनकी प्रैक्टिस तो कर एक बार, इफ एल्स फॉर लूप्स की ही सब, कि तू वो लिख सकता है ढंग से। अगर तूने वो कर लिया तो अब तू कह सकते कि अब मैं एरे के या बाइनरी सर्च के या इंपॉर्टेंट सेगमेंट ट्रीज के, तेरे को सेगमेंट ट्री समझा दिया, तेरे को कोड क्यों देखना है? मान लिया तेरा कोड मुश्किल होगा, तेरा कोड बेकार हो सकता है, एफिशिएंट ना हो, पर तू कोड तो कर सकता होना चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, कोड भी कॉपी पेस्ट चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने ये स्टेप पूरा ही मिस कर दिया। राइट। ये बात तो सही में बहुत क्रूशियल है। ये कोर चीज़ें जो होती है ना, अगर कोर चीज़ें तुम्हारी स्ट्रांग है ना, तो उसके बाद तुमने अगर कोई चीज़ देखी तो तुरंत कोड होता है।
मेरे से इवन अब ये है कि क्योंकि कोर चीजें स्ट्रांग है, हाँ, होता होगा आदित्य तेरे साथ भी कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सोचने में लग रहे हैं 15-20 मिनट, लेकिन कोड करने में फिर 5 मिनट लगते हैं बस। राइट। 5 मिनट में हम 100 लाइन के कोड कर सकते हैं। कोड तो लास्ट पार्ट होता है। हाँ। अभी हम ट्यूटोरियल से कोड से स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेरिएबल डिफाइन करने लगे थे, मेरा वही दिमाग खराब हो गया था ट्यूटोरियल में कि भाई पहले एक बार मेरे को सिखा तो दे क्या है, मैं कोड तो देख लूंगा। ठीक है, तो अब ये बताओ आदिश की किस तरीके से कॉलेज से कहाँ लगे थे, ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ लगे, और फिर उसके बाद फिर कैसे कैसे पूरी की पूरी ये जो जर्नी रही है, करियर कैसा रहा पूरा? क्योंकि टीसीएस से ये इससे ब्रोस जो कि मतलब टीसीएस कितना देर थी, 6-7 लाख का पैकेज नहीं 3 का ही होता है यूजुअली। 3 लाख के पैकेज से 1 करोड़ के पैकेज तक मतलब कैसे तो पहुंचे? मेरे को जब पहला कोई भी ऑफर मिले ना, कुछ भी हो वो, तो खुशी तो होती है, ऑब्वियसली खुशी होती है। पर इसी में मेरे को एडवांटेज भी था, क्योंकि ये मेरे को कॉलेज के टाइम पे मिल गया था। अभी मेरे पास कॉलेज का थोड़ा सा टाइम लेफ्ट था। अब मेरे को ये था कि अगर मैं कुछ भी खराब करता हूँ ना, अब मेरे पास ये है। बाकियों के पास ये क्वेश्चन नहीं होता, उनको ये लगता है कि अब मैं क्या होगा मेरा अगर कोई भी ऑफर नहीं मिला। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है यार, बहुत बड़ा कि कॉन्फिडेंस एक तो है मेरा बॉटम मेरे लिए डिफाइंड हो रखा है कि अब मैं गिरूंगा तो इसी पे गिरूंगा। हाँ, सही बात। राइट। यही एक मेरा फैक्टर था जो मुझे लगता है कि ये एक क्वेश्चन भी ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। उसके बाद मेरे को पता चला कि अच्छा अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मेरे को ऑन कैंपस देखने की जरूरत ही नहीं है। और ऑन कैंपस वाले भी वो मना ही कर रहे थे। अच्छा, इंटर्नशिप कितनी करी थी और कैसे लगी थी इंटर्नशिप? तो वैसे मेरी इंटर्न कॉलेज के टाइम पे तो एक लगी थी, फिडलिटी में लगी थी। फिडलिटी, हाँ। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा काम था कि जो भी न्यू ज्वाइनीज आते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस अच्छा करना। बेसिकली वो कंपनी में सबसे इंटरेक्ट कर सकें, क्या क्या चल रहा है उनको नॉलेज हो। तो और वर्चुअल स्पेस, मतलब स्पेस की भी, कि ऑफिस में क्या क्या है। ऑफिस ही बहुत बड़े बड़े होते हैं इन कंपनीज के, तो एमएनसी टाइप थी वो। तो हमने एक AR ऐप बनाई थी जिसके अंदर पूरे ऑफिस का वर्चुअल मैप था। तो तुम उसके अंदर घूम सकते हो ऑफिस के अंदर, और वहाँ पे सब टीम्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा ये टीम में ये चल रहा है, ये टीम में ये चल रहा है, इसको कांटेक्ट कर सकते हो। आपको AR आती थी पहले से, फिर आपने सीखी? वो इंटर्न के टाइम ही यूनिटी में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के कर लिया। तो मतलब काफी कूल चीजों में काम किया था शुरुआत से। ठीक है, तो इंटर्न तो हो गई। अब उसके बाद कैसे आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कैसे अप्लाई करना तो अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था। अब मेरे पास क्वेश्चन था, अब मेरे को ये पता था कि इंटर्न में क्या होता है एमएनसी टाइप में। पर मेरे को ये था कि यार इतनी बड़ी एमएनसी में इतना चिल लाइफ नहीं चाहिए मेरे को। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर फॉर टुडेज वीडियो, क्रायो। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के दौरान प्रोजेक्ट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और क्रायो के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स की हेल्प से आप लोगों की स्किल्स तो एनहांस होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ में आप लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहोगे। क्रायो के पास वर्ल्ड क्लास मेंटर्स और इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि रिएक्ट, नोड, डॉकर, गिट एटसेट्रा। और ये सब आप सीख रहे होते हो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जोमैटो, Amazon, एयरबीएनबी के फ्रंट एंड्स एंड बैक एंड क्लोन्स। क्रायो के पास 240 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, और इन प्रोग्राम्स की हेल्प से आज हजारों लोगों ने मल्टीपल कंपनीज में जॉब पाई है। क्रायो के लर्नर्स का एवरेज पैकेज ही 11 लाख पर एनएम है, और उनका 93% सक्सेस रेट है। तो आज ही अपना फ्री ट्रायल बुक करो विद क्रायो एंड अनलॉक मेनी फ्री गिफ्ट्स यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा हटाओ, मैंने फिडेलिटी को मना ही कर दिया था कि मेरे को नहीं चाहिए पीपीओ, तो क्योंकि एक था ही और सेम सा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने अर्बन क्लैब ज्वाइन करी उस टाइम पे इंटर्न के लिए। अच्छा, आपने अप्लाई कैसे किया उसके अंदर? तो यहाँ पे अब मेरे को रीच आउट करने के लिए मैंने अलग अलग लिंक्डइन पे देखा कि कौन कौन लोग हैं। फिर मेरे को पता चला कि एक कॉलेज का सीनियर है, तो उसको मैंने रीच आउट किया। एक ही सीनियर था हमारे, हाँ देवांश। उसने फिर वहाँ मेरा आगे रेफर कर दिया टीम में। तो वहाँ मैंने 6 महीने काम किया, और काम के बेसिस पे फुल टाइम कन्वर्ट हो गया। वहाँ मतलब आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे थे इंटरव्यू? वहाँ DSL को ही था, और यहाँ मैं लकी था कि मेरे कॉलेज में एप्टीट्यूड तो आया था, अभी सीधे हाँ, DSL करा था। राइट वही तो, कि यहाँ अभी मैं देखता आ रहा था कि क्या चल रहा है, और अचानक से एटलीस्ट अच्छी चीज़ पूछी जिससे मेरा थोड़ा, अब लोग डरने लगे एक्चुअली। पहले लोग डरते नहीं थे DSL को से, लोग सोचते थे कि कोई तो कोडिंग पूछ ले, एटलीस्ट कॉलेज में ये मानते थे हमारे। तो यहाँ से अर्बन क्लैब में लग गए, अर्बन क्लैब में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। तो ये इंटर्नशिप जो थी एंड्रॉइड रिलेटेड थी? ये एंड्रॉइड रिलेटेड थी। और एंड्रॉइड आती थी उस टाइम पे? नहीं, एंड्रॉइड नहीं आती। एंड्रॉइड नहीं करी कभी, जावा नहीं करी कभी, कोटलिन नहीं करी। ठीक है। तो बिल्कुल ही नई फील्ड में जंप किया, और फिर इसमें 6 महीने काम करा। फिर इसमें पूरा आर्किटेक्चर समझ लिया। उस टाइम ये फेज सबसे क्रिटिकल था। ये इस टाइम मेरे को ऐसे परफॉर्मेंस एंजाइटी होती थी कि कुछ भी नहीं आ रहा भाई समझ में। कंपनी में सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, और मैं अकेला इंटर्न था। ऐसा भी नहीं था कि ऑफिस में कोई इंटर्न है या फिर अलग ट्रीटमेंट हो रहा है तुम्हारा कुछ भी। ठीक है, तो अब वहाँ पे अर्बन क्लैब में काम किया, लेकिन मुझे ये बात जाननी है कि DSA की भी तैयारी की होगी कॉलेज के दौरान, तो क्या कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए थे, या फिर कुछ रिसोर्सेज हों ऐसे, या फिर कोडिंग के अंदर किस तरीके से DSA किस तरीके से तैयार किया?
हर बंदे का ना इसमें अलग अलग टेक होता है, पर मेरे को कभी बुक्स जमी नहीं, मतलब कि मैं मेरे दोस्त पढ़ते थे एक्चुअली बुक्स से, मैं उनसे पढ़ लेता था तो मेरा हो जाता था तो, पर मैंने ये चूज़ किया कि पहले इजी क्वेश्चन वगैरह तो मैंने हैकर से कर लिए, फिर मैं कोड शेफ पे आ गया था कि मैं थोड़ा बहुत कोड शेफ के लॉन्ग कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, वो मेरे लिए दी बेस्ट होते थे, दी बेस्ट। वहाँ आपको मतलब कि अभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जब तक मेरे ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं क्यों पढूं? मैं नहीं पढ़ सकता। GFG पे हैं थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, मैं ऐसे रैंडमली जाके नहीं पढ़ सकता, वो मेरे को सूट नहीं करता। तो कोड फोर्सेस पे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं दे देता था थोड़े बहुत, पर कोड शेफ पे क्या है कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मिले हुए हैं तुम्हें और तुम्हें टाइम लगाना है, और मैं रात को बैठ के सोच रहा हूँ 2 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन पे, और नहीं हो रहा ना। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पूरा नेट ढूंढूंगा, पूरा सब कुछ ढूंढूंगा, बुक्स पढ़ूंगा जाके, मेरे को ये चीज़ें सीखनी है जो इस क्वेश्चन में होंगी। आंसर नहीं मिल रहा, पर मैं इसका डायरेक्ट ऐसे टॉपिक्स ढूंढूंगा जिनको मैं पढ़ के इसको करूँगा। और इतनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को कॉन्वेक्स सेल पढ़ना पड़ा है, सेगमेंट ट्रीज पढ़ना पड़ा है एक क्वेश्चन करने के लिए, राइट। और ये मेरे को लगता है कि बढ़िया अप्रोच थी मेरे लिए, कि बजाय कि रैंडमली कि अच्छा, ये पढ़ो, क्वेश्चन करते करते ही टॉपिक्स को सीख रहे थे। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़ लॉग इन में करनी है। लॉग इन में कैसे होगी? मैं एक जगह पे फंस गया, अब कोई पॉसिबल वे ही नहीं है। अब ये एक एल्गोरिथम है जो मेरे को आगे हिंट दे सकती है, तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि अच्छा ये मेरे क्वेश्चन में कैसे लग सकती है। लेकिन अगेन ये अप्रोच तब बहुत अच्छी है, और ये अप्रोच से बढ़ना भी चाहिए। हाँ, जब तुम्हें तब पता चलता है कि अच्छा यार, जो मैंने अभी तक चीज़ें करी थी, जो भी मैंने इतने सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जितने सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, इतने सारे एल्गोरिथम पढ़ लिए, ये मिलके आपस में यूज होते हैं ना जब, हाँ, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। और लिटरली अगर तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो ना, जब तुम उसका एडिटोरियल पढ़ोगे और जो तुम्हें संतुष्टि होगी, वो बहुत सही। मैं उसके बाद भूल नहीं सकते, उसके बाद मैं अभी भी लिटरली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूँ कि जो मेरे को 2018 के 2019 के, ठीक है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एक क्वेश्चन था, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था 2019 के कंपटीशन का, क्योंकि वो उससे मेरी अच्छी रैंक आई थी, तो वो मैं नहीं भूल सकता। ठीक है, कोडिंग के अंदर ज्यादा नहीं घुसते हैं। अब वापस आते हैं अर्बन क्लैब के ऊपर। हाँ। ठीक है, तो अर्बन क्लैब में हमने साथ में काम किया। मुझे पता है कि अर्बन क्लैब के अंदर फिर आदिश ने ही मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया। वो वाला बंदा होता है ना कि चलो मैं मिलाता हूँ तेरे को कि ये लोग हैं, ये बंदा ये करता है, ये बंदा ये करता है, चलो मैं खाने के लिए मतलब लंच पे चलते हैं, तो लंच पे फिर हम साथ में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। फिर हमने पूरे टाइम वहाँ पे मस्त मजे किया। मतलब ऐसा था कि लंच करने आते थे, ऊपर ये हमारी पूल टेबल होती थी, पूल खेल रहे हैं बैठ के, टीटी टेबल होती थी, वो भी खेलते थे, तो काम भी किया, मस्त एंजॉय भी किया, पार्टी वार्टी भी काफ़ी की। मुझे लेकिन एक चीज़ अभी भी यहाँ पर लग रही है कि कॉलेज के वाले बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है, कॉलेज में एक रेज्यूमे भी होता है, हाँ हाँ, कॉलेज में एक अप्लाई करने का प्रोसीजर भी होता है। अब एक टियर 1 कॉलेज में क्या है कि तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हें इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके मार्क्स वगैरह के बेसिस पे होती है शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। रेज्यूमे ठीक है, कॉलेज ने एक स्टैंप लगा दिया टियर 1 कॉलेज की कि चलो ठीक है ये बंदा बढ़िया है, तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। टियर 3 कॉलेज वाले बंदे को अपना रेज्यूमे भी परफेक्ट करना है, उसके अंदर चीज़ें भी अच्छी डालनी है, उसके बाद उसको फिर कंपनीज को अप्रोच भी करना है। तो वो वाली चीज़ कैसी थी? पहले तो रेज्यूमे बताओ कैसे बनाया। इनिशियली तो जो TCS में और फील्ड में गया था, वो तो कॉलेज का ही फॉर्मेट था, बहुत बेकार सा था। कॉलेज ने कुछ फॉर्मेट सबको दे रखा था, सबको दे रखा था, मैंडेट कर रखा था, तो सबको एक ही असर उसमें राइट। और वो 2-3 पेज का था, उसमें पता नहीं फैमिली ऑक्यूपेशन फलाना ढिमकाना सब डलवा रखा तो फोटो भी थी पता था तो बहुत बुरा था वो। अपने को रेज्यूमे देना यहाँ लगा दो। हाँ तो काफी बुरा था वो। कुछ फंडामेंटल्स मेरे को रियलाइज होने लगे कि कुछ फंडामेंटल्स हैं, तुम्हें रिक्रूटर की तरह सोचना होगा। बेसिकली अगर तुम टियर 1 में क्या है कि तुम्हारे पास कंपनीज आ जाती हैं, पर अब तुम्हें कंपनीज के पास जाना है, ठीक है, पर रिक्रूटर के पास हजारों में आ रहे हैं, तो तुम कैसे स्टैंड आउट करोगे? वो चीज़ें तुम्हें ढूंढनी है। तुम्हारे पास ऑनलाइन प्रेजेंस है, प्रोफाइल्स हैं, और तुम ये देखो कि रिक्रूटर क्या क्या चीज़ें ढूंढ रहा होगा CV में, और तुम वो चीज़ें हाईलाइट करो। तुम्हें बेसिकली उसको ट्रस्ट दिलवाना है कि इस बंदे को मैं इंटरव्यू दिलवाऊंगी तो ये क्लियर कर जाएगा और उसको पैसे मिलेंगे उसके तो वो उनको इसीलिए पेमेंट मिल रही है। कोटा पूरा करना होता है रिक्रूटर्स को। सही बात है। तू कितना ही अच्छा बंदा हो, तो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर सकता, मैं तेरा क्यों इंटरव्यू शेड्यूल कराऊं? यही खत्म हो गया ना सब कुछ। और अगर ये चीज़ मैं जल्दी नहीं फिगर आउट कर सकता तेरे CV से, फिर भी कोई फायदा नहीं है। प्रोजेक्ट्स कम रखने की कोशिश करी थी मैंने, प्रोजेक्ट्स ऐसे रखे थे कि जो उनको इंटरेस्ट दिलवाएं। तो ऐसे गार्बेज प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लोग बोलते नहीं हैं, पर सबको पता है कौन से हैं वो अवॉइड करो। कुछ नहीं ऐड कर रहे हो तुम्हारे में, तुम डालो कि तुमने कोर्स किए, कॉम्पिटिशन्स किए, रैंक्स आई, ये एक पार्ट है, ठीक है। और जो चीज़ें तुम्हारे में हाईलाइट करती हैं, एग्जाम्पल अगर तुम कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, ये वो कर सकते हो, वो
क्लैरिटी रख है वो एक पार्ट है। अगर तुम ये दिखा सकते हो कि तुम इंटरेस्टेड हो, कि तुम लर्निंग करते हो बेसिकली, कि फ्री टाइम में भी सीख रहे हो, राइट, तो अगर तुम्हारी ऑनलाइन प्रोफाइल्स हैं वो भी एक तरीके से दिखाता है। तुम गिटहब पे डालते हो तो ये दिखा रहा है कि तुम कॉलेज के अलावा भी काम कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही बात है। उससे बंदे को पता चलता है, रिक्रूटर को पता चलता है कि हाँ ये बंदा आके कुछ करेगा, मतलब ये बंदे ने कॉलेज में टाइम वेस्ट नहीं किया तो यहाँ पर भी आके करेगा। हाँ, मतलब कि अगर तू यहाँ तेरे को टास्क देंगे तू कर ही लेगा, राइट। पर तू ये कैसे दिखाएगा अगर तेरा प्रोजेक्ट डेड है? राजेश ने ना काफी शेडी ऐप बना के डाल रखा है प्ले स्टोर के ऊपर बताना पड़ेगा बच्चों को। तो इसने ना एक टेम्पलेट बना रखा है कॉटलिन के ऊपर, सॉरी कॉटलिन में नहीं सर, उसमें फ्लटर में बनाया हुआ है। फ्लटर में एक इसने टेम्पलेट बना रखा है जिसके अंदर ये मल्टीपल यूट्यूबर्स के सिर्फ लिंक डाल सकता है, चैनल का लिंक डाल देगा, तो एक डिफरेंट अलग ऐप बन जाएगा पूरा का पूरा। मैंने देखा था वो। मतलब इसने सौरभ जोशी का डाल रखा है कि चलो सौरभ जोशी का लिंक डाल दिया चैनल का, तो सौरभ जोशी के नाम से एक ऐप बन जाएगा अपने आप, क्लिक करते के साथ ही। फिर उसके कुछ नहीं करना, अगले दिन इसको मिस्टर बीस्ट का लिंक डाल देना तो एक दूसरा ऐप बन जाएगा। चलो सौरभ जोशी वाला डाल भी रखा प्ले स्टोर पे। कितने रुपए आते हैं उससे? पहले आते थे, मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया, पर 50,000 से प्लस डाउनलोड हैं उस पे। भाई साहब देख रहे हो, लोगों को लग रहा है सौरभ जोशी सर ने बना रखा है ये। मैंने लिख रखा देखो है। ये चीज ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीजें करो, लेकिन मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि देखो इस चीज से रिक्रूटर को कितना लग रहा है कि यार ये बंदे में दिमाग है, ठीक है, इस बंदे में वो पैशन है कि ये डाल रहा है प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड कर रहा है, और लर्निंग का पैशन भी दिखाता है, तो ये सारी चीज़ें उससे ज़्यादा दिख रही हैं, बजाय कि वो मॉनेटरी बेनिफिट अलग है। इवन आई थिंक कि शुरुआत में जैसे तुमने बताया भी कि टीयर जो कंपनी है एमएनसी वाली, जो एमएनसी के अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन या फिर क्या बोलते हैं उसे, कंफर्टेबल लाइफ जो हो जाती है, हाँ। वो नहीं चाहिए था, हसल वाला माहौल चाहिए था, एंड दैट्स चोज अर्बन क्रैप। तो शुरुआत में ये करना भी चाहिए लोगों को, शुरुआत में लोगों को लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि अर्निंग तो बाद में हो जाती है, जैसे अभी हो ही रही है, ठीक है, तो अर्निंग तो आ ही जाती है, ठीक है। तो अब अर्बन क्लैब के बाद यू मूव टू शेयर, तो अर्बन क्लैब में हमारा मस्त काम चल रहा है, ठीक है, हम दोनों मस्त काम कर रहे, सेम टीम भी थी कुछ दिनों तक, सेम टीम थी, लेकिन बाद में हमारी टीम अलग हो गई थी, और फिर सडनली पता चलता है कि आदिश जा रहा है शेयर चैट। मैं बोला यार ये सही है, ये कब हुआ, इसने बताया नहीं मेरे को, ठीक है, फेयरवेल से एक हफ्ते पहले करीब मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरा तो शेयर चैट हो गया, मैं तो जा भी रहा हूँ। मैं बोला यार चलो ठीक है, कोई इसकी पॉलिसी होती है कि बता नहीं सकते एम्प्लॉइज। अरे वो हुआ ही बहुत अर्जेंटली हुआ था, कोविड आ गया था फिर बीच में अचानक से ही मार्च। तो हमने फिर वो केक वगैरह काटे इसके लिए, और हाँ अच्छा खासा फेयरवेल हुआ था, काफ़ी सारे लोग जान गए थे, राइट। उसके बाद फिर हाँ शेयर चैट का प्रोसीजर कैसा था? उस टाइम ऑन कैंपस हुआ करते थे, मतलब ऑन साइट हुआ करते थे राउंड, तो मैंने अप्लाई किया। इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी, किसी को नहीं जानता, कोई नहीं लिंक। मैंने वो प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं ना, फनल वाला तरीका यूज़ किया, तो तू रिलेट कर पाएगा क्या। मैंने 200-300 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी लिंक्डइन के ऊपर, हाँ 100 लोगों ने एक्सेप्ट करी, 25 लोगों ने मैसेज रीड किया। शेयर चैट ही क्यों चूज की? क्या बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करा था उस टाइम? मैंने उस टाइम फिगर आउट कर रहा था कि कौन सी कंपनीज में को काम करना चाहिए। फर्स्टली मैं ऐसे नहीं रैंडम कर रहा था कि कहीं भी किसी में भी करूँ, तो मेरे को लग रहा था कि स्केल देखना था मेरे को कि कहाँ बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, राइट। क्योंकि उस टाइम मैं बैकएंड में मूव होना चाह रहा था फर्स्ट चीज़, तो मेरे को देखना था कि बैकएंड के लिए सबसे अच्छी चीज़ स्केल है, कौन सी कंपनी स्केल रखती है, पर एमएनसी ना हो वो। तो ये मेरे को शेयर चैट मिली कि अच्छा इसके 100 मिलियन यूज़र्स थे, डेली एक्टिव यूज़र्स। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा डेटा आएगा, बहुत ज़्यादा सब कुछ आएगा, और फिर ये मैंने सेलेक्ट करी। अब मेरे को इसमें अंदर जाना है, मेरे को इंटरव्यू चाहिए किसी भी हाल में, मेरे को नहीं पता। 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, उनमें से 100 लोगों ने एक्सेप्ट करी, फिर उनके बाद मैसेज भेजेंगे उनको। हाँ मैसेज भेजे, यहाँ तक कि वीपी तक को मैसेज भेज रखा है, मैंने बाद में देखा, मेरे को पहले फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन किसको क्या भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपलिस्टिक सा मैसेज भेजा कि तुम रेफर करना चाहो कर दो, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे उन्होंने रेफर कर दिए, और वहाँ मेरा एक ही हफ्ते के अंदर लगभग ऑनलाइन टेस्ट हुआ, और फिर उन्होंने बेंगलोर बुला लिया टेस्ट के लिए, हाँ, इंटरव्यूज के लिए, राइट। ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। ये बेंगलोर पहले कंपनीज बेंगलोर तक बुला लेती थी, लंदन बुला लेती थी, अलग अलग जगहों पे बुला लेती थी। आई थिंक जैन का टाइम था, फेब का टाइम था, ये कोविड से पहले वाला जैन या फेब का टाइम था। इसकी हर हफ्ते फ्लाइट हुआ करती थी बेंगलोर की, हैदराबाद की, और ये बताता नहीं था, ये कहता था कि मैं हो गया बीमार, मुझे लगता था आदिश बीमार है यार, इसको फोन कर रहा हूँ, आदिश ठीक हो गया, ठीक हूँ अब तो ठीक हूँ, लेकिन ये मैं ऑफिस भी कर रहा था, 5 दिन ऑफिस आ रहा था, सैटरडे संडे को। उस टाइम 3 कंपनीज में था, जैसे गूगल में, और ये शेयर चैट और क्योरफिट, ये 3 एक साथ दी थी मैंने। अच्छा हाँ, तो तीनों ने अलग अलग बुलाया होगा। हाँ अलग अलग बुलाया। तो इसी बहाने फ्लाइट की टिकट तो वही कराते थे, तो घूमना हो जाता होगा। पूरा घूम लिया बेंगलोर इस बहाने। ठीक है। शेयर चैट में कितने इंटरव्यूज हुए थे? उस टाइम कम हुए थे मेरे 3 ही राउंड हुए थे ऑन साइट, और एक ऑनलाइन हुआ था। अच्छा, तो तीनों राउंड कोडिंग बेस्ड थे।
इसमें बेसिकली नॉर्मल बाइनरी सर्च वगैरह ऐसे मिक्स कर करके टॉपिक्स दे रखे थे और हो गए कुछ लकीली। बहुत ज्यादा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं क्या? जैसे बहुत लोग होते हैं कि भैया सेगमेंट ट्रीज या फिर ग्राफ के अंदर भी कुछ ज्यादा एडवांस एल्गोरिथम्स, क्या ये सब पूछे जाते हैं या फिर बेसिक चीजें? यूजुअली हम अवॉइड करते हैं इस तरीके की चीज़। मैंने इंटरव्यूज भी लिए थे इसलिए मैं ऐसे बोल रहा था, पर यूजुअली हम ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं पूछना, क्योंकि इनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तू सॉल्व कर सकता कि नहीं, तू मतलब तू सोच रहा है कि नहीं। राइट। तो ये मेरा एक पर्पस है। ये अगर मैं तेरे को क्वेश्चन देता हूँ तो एक ही मिनट में आंसर भी कर देता है ना, तो कई बार ये भी मेरे लिए होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो तेरे को एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें तू थोड़ा सोचे। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि तू किस तरीके से सोच रहा है। राइट। कि कंस्ट्रेंट्स ये हैं वो है। अब इसमें क्या कि अगर मैं कोई बहुत ही मुश्किल डाल दूंगा, क्या तो तूने नाम ही ना सुना हो, पर तू सुपर इंटेलिजेंट हो, सुपर तेरा दिमाग चलता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग तेरी एक्सीलेंट हो, पर ये तूने टॉपिक ही नहीं सुना, कुछ ही नहीं सुना। पर कुछ बेयर मिनिमम टॉपिक्स हम मानते हैं कि ये तो करे होने चाहिए क्योंकि तुम इतना टाइम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट। तो बाइनरी ट्री, लिंक लिस्ट, टैग, हाँ, ये क्यूज, तो ये सारी चीजें हैं। इसके क्वेश्चन से हाँ सही बात है, बंदे को पता चलता है कि वो किस तरीके से दिमाग चलता है उसका, किस तरीके से वो सोच रहा है। अच्छा, तो आपका शेयर के अंदर पैकेज कितने का था और आप SD1 गए थे या SD2 गए थे? पैकेज तो थोड़ा मुश्किल होता था ना, पर SD1 ही गया था मैं। Right. और मैंने शिफ्ट कर लिया था पूरा एंड्रॉइड से बैकएंड में। कितना परसेंटेज हाइक था अर्बन क्लैब के मुकाबले, ये तो बताया जा सकता है? अराउंड 350 टाइप, 350%। था। नाइस। हाँ, और इसमें काफ़ी बड़ा पार्ट मेरे को शेयर्स का मिल गया था। राइट। जो कि अब तुम सोच सकते हो 5 टाइम्स तो हो ही गया था जब मैं एग्जिट किया, तो मेरे को बहुत एडवांटेज पड़ा शेयर चैट। राइट। शेयर चैट ने एक वो मौज ऐप बनाया था उन्होंने। हाँ, मेरे बाद ही जब ये किया तो इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी उन 2 सालों में जब मैं था। हाँ, जब टिकटॉक बैन हुआ था तो ये सब ज़्यादा चलने लगे थे। तो उसके स्टॉक्स फिर स्काई पहले कोविड हुआ, फिर इन्होंने नई ऐप बनाई और फिर चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। ये सारे सेगमेंट्स एक साथ आते गए और कंपनी पहले ही बहुत फास्ट पेस से मूव कर रही थी। अच्छा, तो आपने शेयर चैट के अंदर 2 साल काम किया, तो उसके बाद आप जब सिग्रोस गए तो आपने उसके साथ साथ और बाकी कंपनीज के भी इंटरव्यूज दिए होंगे? हाँ, ये मतलब कितने कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे? ऐसे गिनती में नहीं है। क्या मतलब डेली दिया जा रहा था? गिनती में नहीं है मतलब? काफ़ी दी इस बार तो मैंने। तो अराउंड मेरे पास 10+ तो ऑफर्स ही होंगे, तो देख लो। अच्छा। तो इस बार मैं क्या, अरे इस टाइम मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी अब कहाँ तुम टाइम डिवोट करना चाहोगे, कि अब MNC जाना चाहोगे, अटलासियन में जाना चाहोगे, ऊबर में जाना चाहोगे, या फिर एक अर्ली एज स्टार्टअप में जाना चाहोगे, मिड में जाना चाहोगे। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है खुद के लिए भी कि राइट क्या सिलेक्ट करोगे। फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा चलो सीड पे ही चलते हैं, फिर मैंने कहा स्क्रैच से ही शुरू करते हैं। फिर मुझे लगा थोड़ा सा रिस्क है, तो थोड़ा मैं शायद वो हो गया। तो ये 10-12 ऑफर जो थे इसमें से हाँ, इसमें से बेस्ट ऑफर्स कैसे आपने चुना? किसी ब्रोस का ही जाना? तुझे तो थोड़ा बहुत प्रोसीजर पता ही था। हाँ, ये मेरे को कॉल करता था कि यार मेरे पास आज ये आया, आज ये आया, आज ये आया। फिर हम बैठ कर डिसाइड करते थे, अच्छा इसमें ये कितना है, इसमें ये कैसा था, इसमें ये क्या, इसमें ग्रोथ है। हाँ, पर ठीक है। मेजर ना मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि सिर्फ एज अ डेवलपर नहीं हूँ मैं, उस कंपनी में इन्वेस्टर भी हूँ। मैं अपना उसमें 1-2 साल टाइम दूंगा, मेरे को उसमें इक्विटी मिलेगी। तो सिर्फ मुझे डेवलपर की आई से नहीं देखना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की क्या है, स्टेटस क्या है, कितनी अच्छी टीम है। बेसिकली जो भी चीज़ें, मतलब एक वेंचर, अब मैं उस स्टेज पे था कि मेरे को सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें भी कैसी हैं ताकि मेरी इक्विटी अच्छी रहे। और इक्विटी के एडवांटेज मेरे को पता था, अर्बन क्लैब में हमने देखा था जब मैं इंटर्न गया था, उससे अभी तक लिटरली 10x से भी ज़्यादा हो चुके हैं उनके शेयर। और यहाँ शेयर के भी 5x हो गए थे। तो इनका भी बहुत इम्पैक्ट, मेरे बहुत सारे दोस्त अलग ऐसी भी कंपनीज में थे, नाइका में थे, नाइका के 10 गुना तो IPO भी हो गए थे। तो मेरे को ये था कि सिर्फ वैल्यू भी नहीं कि तुम कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। कल को तुम एक स्टार्टअप में ही होता है कि तुम्हें कोई भी रोल के लिए काम मिल जाता है, तुम एक VP पोजीशन पे भी इजीली पहुंच सकते हो कंपैरेटिव टू एक पूरी लॉन्ग जर्नी करो एक MNC में। तुम्हें वो इवैल्यूएट करनी होती है चीज़ें कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। पैसा हर जगह मिल जाएगा, तुम एक अच्छी कंपनीज के सेगमेंट ढूंढोगे, बेस पैकेज तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सारे एंगल देखे, कहाँ पे ग्रोथ अच्छी भी होगी, साथ में जहाँ पे मैं टीम भी अच्छी हो, काम भी अच्छा हो, हाँ। ज़्यादा कोई वर्कलोड भी ना हो ऐसा, हाँ। और स्मूथली सारा काम हो जाए, पैसा भी मिल जाए ज़्यादा। हाँ। तो वो करके 10-12 हाँ, इस तरीके से मतलब चूज किया गया। सिर्फ पैसा देखोगे तो भी नहीं बनती, राइट। और पर पैसा देखना भी पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि तुम वो सोचो कि यार नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इससे ऊपर पैकेज की भी कोई कंपनी रिजेक्ट की होगी, इससे ऊपर कहीं इसके ऊपर यहाँ करने पड़ते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी। काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं जो रिस्की स्टार्टअप है, जिनको अभी एकदम स्ट्रीट फंडिंग मिली है। मे भी हो सकता है कि कोई फाउंडर है वो एक नया कंपनी स्टार्ट करना चाहता है जिसने ऑलरेडी कंपनी बना के छोड़ रखी है,
तो अब वो आएगा, वो अपना पैसा लेके आएगा बहुत सारा, तो वो नए नए बंदों को ढूंढेगा, तो उनको बहुत सारे पैसे देने को रेडी होगा वो, लेकिन वहाँ पे उसके ब्लो आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर इसमें वैसे आउट ऑफ द पॉइंट मेरे को एक अलग लर्निंग भी मिली। मतलब ये मैंने कभी ऐसे इतने बड़े बड़े फाउंडर से कभी बात नहीं करी। कई बार इसमें ऐसे थे कि वो मल्टी स्टेज कंपनीज के एग्जिट करे हुए थे, तो जब उनसे बात करी, उनसे फ़ोन पे भी बात करी, मतलब ऐसे आफ्टर इंटरव्यू भी, राइट, तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब ये अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आने की जर्नी स्टार्ट की थी, तो क्या आपको ऐसा देखने को मिला कि आप टीयर 3 से हो तो आपको अलग ट्रीट किया जा रहा है टीयर 1 के मुकाबले, या मतलब सैलरी के अंदर या इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर? इंटरव्यू प्रोसेस में तो नहीं, पर सैलरी में तो डेफिनेटली ये तो होता ही होता है। राइट राइट। पर मेरे को ओवर द ईयर्स एक और चीज़ समझ में आई कि ये सैलरी में इसलिए हो पाता है क्योंकि तुम नेगोशिएट नहीं कर पाते, वो तुम्हारे फियर का बेनिफिट उठाते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऑब्वियसली अगर तू कहेगा ना कि एक्चुअली टीयर 3 वालों को लगता है कि यार 10 दे दो ठीक है, 12 दे दो ठीक है, 15 बहुत बढ़िया, अंधा हो गया तो वो कभी नेगोशिएट बैक कर ही नहीं पाते, वो कभी फाइट बैक नहीं कर पाते। टीयर 1 वाला, अब इसको दूसरे तरीके से सोच लेते हैं, चलो क्लियर होएगा। तू आज बैठा है, तू अपनी कंपनी में नेगोशिएट करवाना चाह रहा है, जिस कंपनी में तू ओरिजिनली है, तू मांगेगा, तू कहेगा 20 करके देख सकते हो क्या, वो कहेंगे नहीं, एचआर मुंह पे मना कर देगा। पर सोच कि आज तेरे पास एक और ऑफर लेटर होता तो तू कैसे बात करता, तू कैसे नेगोशिएट करता, वो तेरे को ऐसे डायरेक्टली मना कर पाते? क्योंकि तू सुनता ही नहीं उनकी। एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है कि टीयर 1 वाले सुनेंगे ही नहीं उनकी, वो नेगोशिएशन स्किल्स का फर्क होता है। तुम में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि तुम नेगोशिएट कर पाते हो, वो हमें इजीली कहते हैं कि इतना देंगे, आने तो आओ, पर हम हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती राइट, कि हम पलट के कुछ भी कह सकें कि यार मैं सोचूंगा, अब ये भी नहीं कहते हम, साथ ही मुंह पे हाँ कह देते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है डिस्क्रिमिनेशन का। क्योंकि लिटरली कुछ कंपनीज में मैंने देखा सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2-3 लाख रुपए ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ 4 लाख ज़्यादा ले रहे हैं। मुझे लगा हाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, वो IITs थे, ये वो थे। पर हमें कुछ लोग मिले जो सेम प्रोफाइल पे 100% 200% ले रहे हैं सिमिलर कॉलेजेस में, तो उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाए हम किसी तरीके से। और ऐसा नहीं है, वो हमारे बाद में बहुत बढ़िया दोस्त बन गए, उनसे हमें थोड़ी नेगोशिएशन स्किल्स सीखने को मिली, तो हमें पता चला कि कैसे नेगोशिएट करें। तो ये नहीं है कि अगर तुम्हें कोडिंग इवन आदिश और मेरा भी पैकेज में काफी डिफरेंस था, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस था, बहुत अच्छा डिफरेंस था शुरुआत में जब हम अर्बन क्लैप में ज्वाइन किया, जबकि सेम टीम में काम कर रहे हैं। इवन ये बंदा 6 महीने पहले से काम कर रहा है उस टीम में, बस टीयर 1 टीयर 3 कॉलेज था तो इसी वजह से। लेकिन वो अब मैटर कर रहा है, अब मैटर नहीं कर रहा, राइट। अब 2 साल हो गए उस बात को, ठीक है, अब तीसरा साल चल रहा है। अब 3 साल बाद वो चीज़ मैटर नहीं कर रही। नाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एनी जॉब यू वांट। अब तेरी कंपनी वाले देखते नहीं क्या कॉलेज था, इवन सिब्रोस वाले तो बाहर के लोग हैं, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता इंडिया में कौन सा कॉलेज टीयर 1 है। बल्कि लिटरली 6 महीने में ही डिफरेंस खत्म हो गया था, राइट। और मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई जब जैसे मेरी नेगोशिएशन चल रही थी ना, उन्होंने कहा कि यार इससे ऊपर तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, कि मैं उस टाइम ऐसा क्या कह सकता था कि चलो अब तो मेरे को नेगोशिएशन आ गई, तो अब मैं ऐसा क्या बोलता उस फेज पे। तो वो एक सिंपल सी लाइन थी कि मैं कल बताता हूँ। अगर तुम ये बोलते हो ना तो HR निकल के कल मैनेजर को फेस करता है, और फिर मैनेजर उसको गाली देता है कि भाई ये बंदा चला जाएगा, तू क्या कर रहा है, और तुम वहीं उसी मीटिंग में हाँ कह के आ जाओगे ना, तो स्माइल करता हुआ HR निकलता है। ये बढ़िया वो बताया आपने, हैक बताया। लिटरली अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम कहो कि मैं सुबह बताता हूँ, मैं एक बार सोचने दो दोस्त, समझ रहे हो, उसी कॉल में हाँ करना जरूरी नहीं होता। इसके लिए यार वही अगेन, इसके लिए ना ये करने के लिए वो वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है। लेकिन either you have 2 offers या फिर you have enough confidence in yourself कि मैं क्रैक कर ही जाऊंगा कोई ना कोई से। ये यहीं सारे खत्म हो जाते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, मार्केट में इतना है, कॉम्प में इतना है, वो है इतना, पर जब तक HR उसकी बात काटते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो स्पेशली पढ़ लिया। अगर जब तक तुम ये लाइन नहीं बोल सकते ना, राइट, तो अब तक उन्हें फियर आता ही नहीं। आज थैंक्स आदिश यार, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, और एकदम से वो चीज़ है ना रिफ्रेश हो गई जो पूरा का पूरा अर्बन क्लैप में हुआ करता था, और आई थिंक काफ़ी लोगों को सीखने को कुछ मिला होगा। इसी के साथ चलते हैं यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।